नमस्कार, एक नई सुबह के साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया के हाल, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में आज किस तरह से क्या कुछ बिल रखे जाएंगे और क्या कुछ रहेगा खास। और बात होगी एंटरटेनमेंट जगत की, बात होगी स्पोर्ट्स की भी, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तटीय व्यापार बढ़ाने और शिपिंग उद्योग की मजबूती के लिए आज लोकसभा में महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा। राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक के भी पास होने की उम्मीद। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की है मांग। भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। केंद्र सरकार ने नाग मिसाइल सिस्टम और हल्के वाहनों के लिए 2500 करोड़ रुपए का किया अनुबंध। अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, करीबी संबंधों का युग खत्म। और सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में महिला पहलवान रितिका हुड्डा की हुंकार। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में एंट्री। स्वर्ण पदक के लिए किर्गिस्तान के पहलवान से होगा सामना। तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कई अहम विधेयक पारित हो चुके हैं और कई पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। विधेयक को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को आसान बनाने और भारत के समुद्र तट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। वहीं लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में प्रस्तुत होगा। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। ये विधेयक भारत में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास करता है। विमान और मोबाइल उपकरणों से संबंधी इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भारत ने 2008 में स्वीकार किया था। और चूंकि आज लोकसभा में बंदरगाहों से जुड़ा विधेयकों पर बात होगी, तो हम यहाँ सागरमाला का भी जिक्र करते हैं। दरअसल अपार प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के कारण भारत में बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना है। 2015 में शुरू किए गए सागरमाला कार्यक्रम ने कई उपलब्धियां हासिल की है। कार्यक्रम के तहत 5.79 लाख करोड़ रुपए की 839 परियोजनाओं पर काम जारी है, जिसमें 1.41 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 272 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। सागरमाला कार्यक्रम के कारण भारतीय बंदरगाहों में आवागमन तेज हुआ है, जिससे तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। पिछले 1 दशक में तटीय शिपिंग में 118% की वृद्धि हुई है। वहीं अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो आवागमन में 700% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साथ रोपैक्स फेरी से 40 लाख से अधिक यात्री लाभान्वित हुए हैं। सागरमाला कार्यक्रम की सफलता के बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने सागरमाला 2.0 लॉन्च किया है। सागरमाला 2.0 एक दूरदर्शी पहल है, जिसमें जहाज निर्माण, मरम्मत, तोड़ने और पुनर्चक्रण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। कार्यक्रम में अगले 1 दशक में 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है,
संसद के लिहाज से अगर हम अभी अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि सागरमाला कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है जब से 2.0 भी लागू हो चुका है, अगर आज लोकसभा की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक आज पेश होने वाले हैं। किस तरह से इनको दोनों को बिलों को आप देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो हर हाल में चाहती है कि जनहित से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसको लोकसभा और राज्यसभा में रेज किया जाए और सरकार के जो विधायी कार्य हैं उन विधायी कार्यों को समय पर जो है वो समयबद्ध तरीके से उसे पूरा कराया जाए, उसे पारित कराया जाए। और इसी कड़ी में आपने कल देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जिस तरीके से आवर्जन से संबंधित जो विधेयक था उसको पारित कराया और देश के लिए वह विधेयक भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक हम कह सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर यह कहा भी कि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है जहां पर कि लोग वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी यहाँ टिके रहेंगे। यानी कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके साथ सरकार किसी भी तरह का समझौता करना नहीं चाहती है। लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह का जो कल का बयान था वह बयान भी बेहद महत्वपूर्ण था। और आज के विधेयकों की अगर बात करें तो दोनों विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सागरमाला और भारतीय पत्तन विधेयक जो है उसका जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर ये जो विधेयक है ये विधेयक कहीं ना कहीं जनहित से जुड़े हुए विधेयक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से इस बात को फोकस करते रहे हैं संध्या कि अगर जनहित से जुड़े हुए छोटे छोटे विधेयक जो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं उनमें जो है वो संशोधन किया जाए और संशोधन करने के बाद उसे जनता के लिए जो है आम से खास बनाया जाए। यह जो एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने वाला जो विधेयक है भारतीय पत्तन विधेयक 2025, ये विधेयक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। शिपिंग उद्योग की जो मजबूती है वो इस विधेयक से कहीं ना कहीं उभर कर सामने आएगी। और हम जानते हैं कि रोडवेज की बात करें, हाईवेज की बात करें या फिर वाटरवेज की बात करें या फिर सिविल एविएशन की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में भारत सरकार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। और तमाम लोगों को ये पता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति कनेक्टिविटी के मामले में मजबूती के बाद ही संभव हो पाती है। आपने देखा है कि देश में 4 लेन का जाल बिछ चुका है, रेलवेज के मामले में काम हो रहे हैं, सिविल एविएशन के क्षेत्र में जो है वो व्यापक काम हो रहे हैं। तो ऐसे में वायुयान हित संरक्षक जो विधेयक है या कहीं ना कहीं हवाई जहाज के मामले में देश को समृद्धि लाएगा। और जो भारतीय पत्तन विधेयक जो है उससे कहीं ना कहीं पोर्ट के क्षेत्र में, बंदरगाह के क्षेत्र में जो हिंदुस्तान है वो समृद्ध होगा। और कहीं ना कहीं जल समुद्री मार्ग से जो आवाजाही होती है उस आवाजाही को आगे बढ़ाने में भी सरकार कामयाब हो सकेगी। हालांकि शुक्रवार का दिन जो होता है संध्या वो प्राइवेट मेंबर बिल के नाम होता है। दोपहर के बाद जो विधेयक है वो निजी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद हैं वो पेश करते हैं, अपने क्षेत्र और देश की चिंता करते हैं। लेकिन इन दोनों विधेयकों पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। निश्चित तौर पर आपने बंदरगाहों का जिक्र किया राजेश, हम देख रहे हैं कि किस तरह से गति शक्ति प्रोजेक्ट ने पूरे देश में गति का जाल बिछाया है। और इसके अलावा बंदरगाह की अगर बात करते हैं, उद्योगों की अगर बात करते हैं, तो जब विधेयक पास होगा उसके बाद में हम किस तरह से उद्योगों को और तेज गति मिलते हुए देख पाएंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने आपको बताया भी कि जब एक जमाना था जब सड़कों का जाल नहीं था देश में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली जो सरकार 98 में बनी, 13 महीने में गिरी, फिर 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जब हुकूमत में आए और 2004 तक उनकी सरकार चली, उस दौरान आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछ गया। 4 लेन की जो कल्पना थी वो दिखाई पड़ी। और अब नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके नेतृत्व में संपूर्ण देश में फ्लाईओवर और सड़क जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के मोर्चे पर मजबूती आ रही है। बंदरगाह के विकास को बढ़ावा देने के लिए यह जो विधेयक है ये मील का पत्थर साबित होगा। और कहीं ना कहीं बंदरगाहों से संबंधित जो कानून है उन कानून में कई तरह की बदलाव जो है वो करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। अब देखना होगा कि जब इस विधेयक को सर्बानंद सोनोवाल जो शिपिंग मंत्री हैं वो जब लोकसभा में लेकर आएंगे तो इस विधेयक को किस तरीके से क्या क्या इसमें अमेंडमेंट्स हैं, क्या क्या आम जन के लिए फायदे होंगे, या वहां पर डिटेल्स पता चलेगा जब वो इस विधेयक को पेश करेंगे। और समुद्री बोर्ड की जो है वो स्थापना की कल्पना भी इस विधेयक से की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि
जल थल नभ सभी मामले में हिंदुस्तान को समृद्ध करने के लिए जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं, उसमें यह जो विधेयक है, यह विधेयक कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित तौर पर राजेश, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हर मोर्चे पर सरकार का फोकस है और इसीलिए रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो या समुद्री कनेक्टिविटी हो, उस पर सरकार का लगातार फोकस है। आपने प्राइवेट मेंबर बिल का जिक्र किया राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज संसद की कौन कौन सी समितियां अपनी रिपोर्ट टेबल करेंगी? देखिए, जो रेल राज्य मंत्री हैं बिट्टू और रवनीत सिंह बिट्टू, वो रेल की एक स्टैंडिंग कमेटी है, उस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। यह एक प्रक्रिया होती है संध्या, जब संसद का सत्र चलता है तो जो संसदीय समितियों की रिपोर्ट है या फिर अस्थायी समितियों की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को टेबल किया जाता है या फिर पेपर जो है वो ले करने की परंपरा रही है। और इन तमाम पत्रावलियों को सरकार जो है वो सदन के पटल पर रखती है ताकि आने वाले दिनों में वह जो रिपोर्ट है वो कैसे आम जन के लिए लाभदायी साबित हो और सरकार उस पर अमल करे, और अमल करने के बाद फिर अगर जरूरत पड़े तो कोई नए विधेयक की शक्ल में किसी कानून को लाने की कोशिश भी करे। तो ये तमाम जो स्टैंडिंग कमेटी और जो अस्थायी और संसदीय समिति की जो रिपोर्ट्स हैं, उनको राज्यसभा और लोकसभा में रखने के बाद इन दोनों विधेयकों पर चर्चा कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन भोजन अवकाश के बाद प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो सूचीबद्ध है। अब देखना होगा कि इन बिलों पर चर्चा होती है या फिर प्राइवेट मेंबर बिल। हो सकता है कि इन दोनों बिलों को इंट्रोड्यूस कराने के बाद प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खासा फोकस रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो निजी विधेयक लेकर सांसद आते हैं, उन सांसदों को भरपूर मौका मिलना चाहिए। जो नए सांसद आते हैं उनको इससे सीखने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री हमेशा भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठकों में इस बात पर खासा फोकस करते रहे हैं कि सदन के भीतर जो प्राइवेट मेंबर बिल है उनको पेश किया जाना चाहिए, ताकि पुराने सदस्य अगर कोई बिल पेश करते हैं तो नए सदस्यों को समझने सुनने का मौका मिलता है। तो ऐसे में देखना होगा कि इन दोनों विधेयकों पर चर्चा चूंकि लिस्टेड है, तो हर हाल में सरकार चाहेगी कि चूंकि अब सदन का जो सत्र है वो 4 अप्रैल तक है, समय काफी कम बचा है, सरकार की कोशिश होगी कि तमाम विधायी कार्यों को निपटाया जाए समय पर। लेकिन जिन विधेयकों का आपने जिक्र किया है उन विधेयकों पर चर्चा होती है या फिर प्राइवेट मेंबर बिल को भी आखिरी वक्त में कुछ सदस्यों को मौका मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल इन दोनों बिल को पास कराने के बाद भी प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा कराई जा सकती है, ऐसी संभावना जो है वो जताई जा सकती है। राजेश, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का लगातार फोकस होता है कि सदन की कार्रवाई जो है, अहम विधेयक जो है, प्रश्नकाल जो है, शून्यकाल है, वो लगातार चलते रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्रवाई बाधित होती है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि लगातार प्रोडक्टिविटी जो है वो सदन की जो बैठकें हैं उसके दौरान दिखती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने मौजूद सवाल पूछा है संध्या। मैंने 5 साल तक मनमोहन सिंह की जो यूपीए 2 की सरकार थी उसको भी संसद में कवर किया, और लगभग 10 से 11 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको भी मैं कवर कर रहा हूं। मैंने देखा है कि लगातार सदन के भीतर जो है वो हंगामे का दौर जो है वो चलता रहा है। मुझे लगता है कि पिछले सत्र से और इस सत्र से निश्चित तौर पर सबक ली जा सकती है। हालांकि ओम बिरला जब पहली बार 2019 में लोकसभा स्पीकर बने थे, उसके बाद उनकी कोशिशें थी कि देर रात तक भी सदन की कार्रवाई चलाई जाए और नए सदस्यों को सवाल पूछने के मौके मिले। चूंकि सदन की कार्रवाई जब नहीं चलती है तो न सिर्फ देश की जनता के करोड़ों जो रुपए हैं वो बर्बाद होते हैं, बल्कि उन सदस्यों के मन में भी कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव जगता है जो पहली बार सदन में चुनकर आते हैं और वो सदस्य सवाल नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन इस बार आपने देखा है कि ये जो बजट सत्र का पहला हिस्सा था उसमें कुछ छिटपुट हंगामा जरूर देखने को मिला था, लेकिन दूसरे हिस्से की बात करें तो खूब कामकाज हुआ है। और निश्चित तौर पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी ये कोशिश है कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो सत्ता पक्ष को सदन के भीतर घेरने की कोशिश करते हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष पर भी आक्रामक टिप्पणियां और जो कमेंट्स हैं वो किए जाते हैं। तो यह एक लोकतंत्र की खूबसूरती है संध्या, जहां पर सत्ता और विपक्ष एक दूसरे से टकराते जरूर है। सदन के भीतर वैचारिक मतभेद जो है वो दिखाई जरूर पड़ता है, लेकिन मनभेद जो है वो डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। और यह जो
संसद का बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है, अब जी। अपने आखिरी पड़ाव की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो लटके पड़े विधायी कार्य हैं उन तमाम विधेयकों को पारित करा लिया जाएगा और सदन के भीतर एक नजीर पेश करने की कोशिश की जाएगी कि सदन में अब सब कुछ स्मूथली चल रहा है। क्योंकि देश की जनता बखूबी देखती है संध्या कि सदन के भीतर जब सांसद उछल कूद मचाते हैं या फिर काम को बाधित करते हैं तो कहीं ना कहीं उन जनता को जरूर निराशा हाथ लगती है जो चुनकर अपने सांसदों को संसद भेजती है। राजेश, वायुयान संरक्षण विधेयक का जिक्र यहाँ हम करना चाहेंगे कि उसके लिहाज से आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है संसद में। देखिए, निश्चित तौर पर जो वित्तीय चूक की स्थिति में विमानन के क्षेत्र में यह देखा जाता है कि कई बार जो है वो कई तरह की खामियां भी दिखाई पड़ती हैं और ये जो निवेशकों के लिए अनुकूल बनाने का जो उद्देश्य है विमानन क्षेत्र को, वह कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। हवाई अड्डा की जो संख्या है, हवाई अड्डा की जो पहुंच है, उसमें आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि उड़ान योजना के तहत जो हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं वो हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने उड़ान योजना की शुरुआत की थी, यानी 1 घंटे से कम का जो सफर है वो 2000 रुपए में आराम से मुसाफिर जो है वो तय कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो इसका अनुपालन नहीं कर रही हैं और इस बात को लेकर संसद के भीतर और बाहर लगातार ये सवाल खड़े होते रहे हैं कि आखिर इन प्राइवेट कंपनियों पर कैसे नकेल कसी जाए। हवाई अड्डा की संख्या बढ़ाने की जो बात है उस पर भी लगातार बात होती रही है कि हवाई अड्डा की संख्या बढ़ाई जाए और ताकि कनेक्टिविटी के मोर्चे पर जो एयर कनेक्टिविटी है उस मोर्चे पर हिंदुस्तान को समृद्ध किया जाए। तो वायुयान वस्तुओं में हित से संरक्षण जो विधेयक है या एयरलाइंस की लागत को कम करने का जो अनुमान है वो कहीं ना कहीं करने में ये विधेयक कामयाब हो सकता है। और इस बात को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं संध्या कि एयरलाइंस कंपनियां जो है वो समय के हिसाब से अपने जो उनके किराए हैं उसमें कई बार भरपूर बढ़ोतरी कर देती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो 1 घंटे 1.5 घंटे की जो उड़ान है उसके टिकट्स कई बार 27,000, 25,000, 26,000 दिखाई पड़ते हैं। और इसके लेकर सांसद जो है वो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं कि जो देश की आम जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है उस सपना को साकार करने के लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि देश की आम जनता हवाई जहाज में ट्रेवल करे। और इसके लिए यह जो जनता से जुड़े हुए जो संरक्षण विधेयक हैं ये आने वाले दिनों में अगर पारित होते हैं तो ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। निश्चित तौर पर वायुयान से लेकर के समुद्री मार्ग तक आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है। लोकसभा में देखना होगा कि विधेयक कब कानून का रूप लेंगे और किस तरह से अब जनता को लाभ मिलता हुआ, उद्योगों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि लोकसभा में कल आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 पारित हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह विधेयक लाने का मुख्य मुद्दा इमिग्रेशन एक आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है, देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं। विधेयक के पास होने के बाद विदेश से आने वाले हर नागरिक का लेखा जोखा भारत के पास होगा। साथ ही सुरक्षा को खतरे में डालने वाले लोगों पर हमारी कड़ी नजर होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी अशांति के लिए आता है तो कठोरता के साथ निपटा जाएगा। विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा, ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी होगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या कोई भी हो, अशांति फैलाने के लिए अगर वो भारत देश आएगा तो उसके साथ कठोरता से निपटा जाएगा। हमारे यहाँ विश्व भर के लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक है। हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज दोनों मान्यवर बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निहित स्वार्थ और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बड़ी है। भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश संशोधनों को अपनाने के बाद राज्यसभा से वित्त विधेयक 2025 पारित किया गया। इससे पहले लोकसभा ने 25 मार्च को वित्त विधेयक 2025 को पारित कर दिया था। लोकसभा के बाद अब उच्च सदन द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद 2025-26 के लिए बजट प्रक्रिया पूरी हो गई। वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने वित्तीय अनुशासन पर आगे बढ़ते हुए वित्तीय घाटे को तय स्तर से नीचे रखने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। What we have done in terms of digital public infrastructure under the leadership of Prime Minister Modi. So, the concern expressed by the former finance minister has been squarely addressed. Similarly, in the fiscal deficit related concern that he's expressed, I'm sure he will now appreciate that we have laid the path both for the immediate term and the medium term, and we shall achieve it like we've done it till now, all the 4-5 years. This year ends the number, coming year will end the number, below 4.5% fiscal deficit. Not 1 year's slippage. I'm sure this should give him adequate confidence to believe and trust in Prime Minister Modi's leadership. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ के संबंध में हम कई सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क में सुधार के जरिए ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को हर लिहाज से निवेश के अनुकूल बनाया जाए। The tariff war has started. So in response to the tariff announcements made by President Trump, here are we doing it? No, we've been doing it from 2023. Steadily every year newer items are being brought in, keeping in mind Atmanirbhar Bharat, at the same time Viksit Bharat's requirements, as much as simplifying the customs duty and the compliance details. So this is an ongoing process. It is nothing to do with today's global situation, but a process which will continue even in the future. और नया सवेरा में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत का दौरा करेंगे।
2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को पुतिन के भारत दौरे की जानकारी दी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पुतिन की भारत यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं। हालांकि उन्होंने कोई निश्चित तारीख अभी नहीं बताई है। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में ये यात्रा जून के बाद होने की उम्मीद है और इसमें रक्षा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा होगी। वर्ष 2024 में 2 बार मिल चुके दोनों नेता वैश्विक बदलाव के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना चाहते हैं। फिलहाल विदेश मंत्रालय ने अभी औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि तारीखों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि ये पुतिन मोदी शिखर सम्मेलन का एक निर्धारित दौरा है जो हर साल दोनों देशों में एक के बाद एक आयोजित होता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के महामहिम राजा फिलिप से कल फोन पर बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि बेल्जियम के महामहिम राजा फिलिप से बात करके बहुत खुशी हुई। हाल ही में राजकुमारी एस्ट्रिड के नेतृत्व में भारत आए बेल्जियम आर्थिक मिशन सराहनीय। हमने अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और नवाचार और स्थिरता में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि निवेशकों के लिए कोई अस्पष्टता या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का शासन नीति संचालित है और सरकार पारदर्शी और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर नोटों का ढेर मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में 1991 के एक फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च को होली के दिन आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उसे बुझाने पहुंची तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों में भरे 500 रुपए के अध जले नोट मिले थे। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। रमजान के महीने में आज अलविदा की नमाज होगी। इसे लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जुमे की नमाज के समय प्रदेश भर में जगह जगह ड्रोन से निगरानी की जाएगी। संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। सुरक्षा के मद्देनजर मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने की इजाजत है। इसके अलावा सड़क और घरों की छतों पर भी नमाज पढ़ने से रोक लगा दी गई है। शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं प्रयागराज में पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई है। इधर दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार करने की कवायद अब तेज हो गई है। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट आज विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। मुस्तफाबाद का नाम हजरत मुस्तफा बाबा के नाम पर रखा गया था। बीजेपी विधायक ये प्रस्ताव प्राइवेट मेंबर बिल के तहत लाएंगे। आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के उम्मीदवार रहे मोहन सिंह बिष्ट ने ये वादा किया था कि अगर जनता उन्हें विधायक बनाती है तो वो मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि महाराष्ट्र विधान परिषद ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ देशद्रोही टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन नोटिस स्वीकार कर लिया है। इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है। ये जानकारी उच्च सदन के सभापति राम शिंदे ने दी है। शिंदे ने कहा कि प्रस्ताव के संबंध में आगे की कार्रवाई समिति द्वारा तय की जाएगी। विशेषाधिकार हनन का नोटिस बुधवार को भाजपा विधायक और सदन के नेता प्रवीण दारखेकर ने पेश किया था।
उनका कहना है कि कुणाल कामरा ने एक गाना गाया जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए व्यक्तिगत और अपमानजनक संदर्भ थे। खबरों के माध्यम से आपको लिए चलते हैं कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में दूध महंगा होने की खबर से वहां की जनता अब परेशान है। दरअसल बस और मेट्रो का किराया बढ़ाने के बाद राज्य सरकार ने अब नंदिनी दूध कीमतों में इजाफा कर दिया है। सरकार ने 1 अप्रैल से दूध की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके पहले जून 2024 में भी नंदिनी दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। राज्य के कैबिनेट मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि कीमतें बढ़ाने का फैसला दुग्ध महासंघ ने लिया है। वे प्रति लीटर 5 रुपए की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। KMF decision will be taken by KMF in consultation with the concerned ministers. The decision may be taken in a day or two. Specifically, in that fashion, the decision is taken. But we have left it to KMF to decide. They will take decision perhaps today. और इधर भाजपा समेत एनडीए घटक दलों के तमाम नेता से लेकर कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका विरोध करते हुए कर्नाटक सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त किया है। लीकर हो, ये हमारा व्हीकल टैक्स हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, सबका प्राइस लगातार बढ़ा रहा है। गारंटी करके एक हाथ से देने जैसे दिखाने का और दूसरे हाथ से सबको फिर से हड़प लेना है। इन लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ऐसे क्लेम करते हैं हर बरस फॉर द गारंटी, लेकिन कम से कम 60-70,000 करोड़ रुपए इससे आ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस समय क्या कुछ चल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी इलाके में सांप्रदायिक तनाव ने हिंसक रूप ले लिया है। उपद्रवियों ने कई दुकानों और घरों को निशाना बनाया, खासकर हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमले किए गए हैं। मालदा हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि हिंसक भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। ममता बनर्जी की सरकार मुख्य दर्शक बनकर देखती रही। सुकांत मजूमदार ने आगे कहा कि ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की राजनीति की कीमत हिंदुओं को चुकानी पड़ रही है। इधर दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां का कहना है कि वंचित मुसलमानों की सहायता करने के बजाय वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग कुछ लोगों की जेब भरने के लिए किया जा रहा है। उचित पहचान और दस्तावेज सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए वक्फ संशोधन विधेयक की जरूरत है। दिल्ली हज समिति की चेयरपर्सन कौसर जहां का मानना है कि प्रस्तावित कानून वक्फ बोर्डों में आवश्यक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। हमारी सहयोगी शहला निगार ने उनसे खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां जी मौजूद हैं, जिनके हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कई आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक, इसकी आखिर ज़रूरत क्या थी? वक्फ संशोधन से पारदर्शिता और जवाबदेही और निष्पक्षता, कोई भी बोर्ड या निकाय और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली जब हो जाता है जब उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही उसके संचालन में सुनिश्चित हो जाती है। और फिलहाल जो स्थिति है वक्फ बोर्ड्स की, वो ठीक नहीं है। वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है कि जो कौम के जो हमारे जो आई वुड से नॉट सो प्रिविलेज्ड जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो वक्फ की संपत्तियों का उपयोग हो, जो कि फिलहाल नहीं हो रहा है। वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ लोगों का कब्जा है और वो बस चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हैं।
तो आपका क्या मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक जब आ जाएगा तो उसका पूरा लेखा जोखा होगा, किसने क्या संपत्ति वक्फ की है इस बात की जानकारी होगी, क्या पुराने समय से जो संपत्तियां वक्फ की हुई हैं उनकी भी लेखा जोखा इसमें आ पाएगा? अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है इसमें। ये संशोधन अगर आएगा और इंशाल्लाह आएगा तो ये है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जो ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी किस बेसिस पर है, क्यों है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। तो ये सब होगा तो आई एम श्योर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। ये कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे बहुत ज़्यादा हैं और इससे जो पारदर्शिता आएगी वो अवैध कब्जे छूटेंगे, लेकिन जो बहुत पुरानी वक्फ हैं उनका कैसे पता लगाया जाएगा कि ये असल में वक्फ है या नहीं है? देखिए, जब रिकॉर्ड रखने शुरू किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो बात दूर तक जाएगी, पीछे के भी रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे। तो क्या ये अब वास्तव में गरीब मुसलमानों के हित में काम करता हुआ दिखाई देगा वक्फ संशोधन विधेयक आने के बाद? जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं उन तक उसके बेनिफिट्स पहुंचेंगे जो कि अभी फिलहाल नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है और वो जो है जो वक्त की संपत्तियां हैं वो पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, करप्शन, मैल प्रैक्टिसेस, ठीक नहीं है अभी फिलहाल स्थिति। वक्फ अमेंडमेंट में भी जो महिलाओं का इंक्लूजन की जो बात की गई है ये बहुत ही बड़ा कदम है, मतलब महिला सशक्तिकरण की दिशा में, विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में। और मोदी सरकार की हमारी तो विचारधारा ही यही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त करना। तो इससे जो है जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगेगा और नए विचार आएंगे। तो बहुत अच्छा और पॉजिटिव कदम है ये। और सौगाते मोदी का जहां मैं कहूँगी ये सरकार की एक और बहुत अच्छी पहल है कि ईद का मौका है और जो हमारे फिर कहूँगी जो हमारे बहुत नॉट वेरी प्रिविलेज जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनके चेहरे पर बस मुस्कान लाने के लिए ये एक पहल है और उनकी ईद ताकि अच्छे से हो। बहुत बहुत धन्यवाद DD न्यूज़ से बात करने के लिए। और खबरों में बढ़े आगे आपको बताएं कि आजकल डॉक्टर मरीजों के बीच अक्सर झगड़े की बात सामने आती है, लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान एक नई पहल कर रहा है। इस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीरज शाह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। केंद्र सरकार हेल्थ सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्यक्रम चला रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं और इसमें सबसे अहम रोल है राष्ट्रीय परिवार एवं कल्याण संस्थान का, जो लगातार ट्रेनिंग देता है हेल्थ प्रोफेशनल का। हमारे साथ इसके डायरेक्टर डॉक्टर धीरज शाह हैं। सर, हेल्थ प्रोफेशनल कैसे आप तैयार करते हैं, कितनी ट्रेनिंग मॉडल्स है यहाँ पे, किस तरीके से वो प्रक्रिया चलती है? हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए कई तरह की ट्रेनिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है। कुछ तो हमारे रेगुलर कोर्सेज चलते हैं जो कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर और कई तरह के जो पब्लिक हेल्थ के कोर्सेज हम लोग चलाते हैं। उसके अलावा हम डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज भी चलाते हैं जिसके अंदर से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स बड़ा पॉपुलर है। उसके अलावा हम इस संस्थान में 100 से 150 ट्रेनिंग फिजिकली हर साल यहाँ पर करते हैं। पिछले साल हमने 150 ट्रेनिंग करी है जिसके अंदर हम एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एक मेजर उसके अंदर टॉपिक रहता है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो किस तरह से अपने सिस्टम्स को अच्छे से चला पाएँ जिससे कि वो अपनी सर्विसेज को बेहतर बना पाएँ, पॉपुलेशन को अच्छे से कैटर कर पाएँ, क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर पाएँ। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो अस्पतालों में और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर जो बीमार लोग आते हैं तो उनसे किस तरह से बातचीत की जाए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से बेटर हों, उनका अगर कन्फ्लिक्ट हो गया है तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किस तरह से बेटर हो। तो इन सभी मैनेजरियल एस्पेक्ट्स पर हम लोग इस संस्थान में ट्रेनिंग करते हैं। खासतौर पर जो नर्सिंग ट्रेनिंग की बात होती है कि नर्सिंग ट्रेनिंग भी बड़ा अहम रोल है, नर्सिंग बैकबोन माना जाता है, उनकी कैसे आप ट्रेनिंग देते हैं? नर्सिंग की हम इस संस्थान के माध्यम से एक हम कैस्केड लेवल ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हमने पूरे देश की नर्सेज में हमने कुछ मास्टर ट्रेनर डेवलप करे हैं जो कि हर स्टेट में मौजूद हैं और अब उन स्टेट्स में पार्टनर्स के माध्यम से, जैसे कुछ स्टेट्स में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, कुछ स्टेट में कुछ नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ में मिलकर अब हम स्टेट लेवल पे नर्सेज की ट्रेनिंग करा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट तक हम पहुँच रहे हैं, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचेंगे। कोई महामारी अगर फ्यूचर में आता है तो उसको लेकर के कैसे देश तैयार रहे, उसमें ये ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग देने में काफ़ी सक्षम है और इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है।
कैमरामैन पीयूष के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नया सवेरा में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी अखबारों की सुर्खियों की। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब रुक करते हैं अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की तमाम सुर्खियों को समेटे हुए स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारी सहयोगी भावना नैयर। उन्हीं का रुख करते हैं कौन कौन सी खबरें आज वो आप सभी दर्शकों के लिए समेट के लाई हैं। भावना, कौन कौन सी आज खबरें हैं जो आप हमारे दर्शकों के लिए अलग अलग क्षेत्रों से समेट के लाई हैं? गुड मॉर्निंग संध्या। अगर आज की खबरों की बात करें तो अखबारों में विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को अलग अलग पृष्ठ में जगह दी गई है। और सबसे मुख्य खबर जिसकी बात कर रहे हैं वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत आने वाले हैं और इसकी जानकारी दी है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने। हालांकि ये नहीं अभी पता कि कब आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि फरवरी 2022 में जिस तरीके से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण हुआ था उसके बाद से पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होने वाली। और इससे पहले हमको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहले भी मुलाकात हो चुकी है। और अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में रूस की यात्रा की थी जो लगभग 5 वर्षों के बाद हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा ये पहली थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। साथ ही आपको बता दें अगर रूस और भारत के संबंधों की बात की जाए तो दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से भारत ने हमेशा शांति दूत के रूप में अपना रुख अपनाया है इस युद्ध में। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर गृह मंत्री से जुड़ी हुई है। कल आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक पारित कर दिया गया है लोकसभा में और उसका चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह प्रवासन नीति को कठोरता और करुणा का मिश्रण करार देते हुए व्यापार, शिक्षा और साथ ही साथ इसका मिश्रण जो है शोध के लिए आने वालों को स्वागत है, लेकिन गलत उद्देश्य या अशांति फैलाने वालों पर मंत्रालय या भारत सरकार जो है वो कठोरता से काम कर रही है। और इसके साथ साथ अमित शाह ने कहा कि देश में आने वाले हर विदेशी का विवरण जानना ज़रूरी है। हालांकि विपक्ष इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ नजर आया और मनीष तिवारी कांग्रेस सांसद ने कहा कि इसको जेपीसी में भेजना चाहिए, लेकिन इस बिल को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर वेव्स से जुड़ी हुई है क्योंकि मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भारत अपने आप को वैश्विक किस तरीके से खड़ा कर सकता है उसको बढ़ता हुआ देखने के लिए वेव्स की शुरुआत होने जा रही है। 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होने जा रहा है। उसके लिए भारत सरकार लगातार नए नए प्रयास कर रही है, तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने अधिकारियों को क्रिएटिव दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से वेव्स का उद्देश्य रचनात्मकता को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर किस तरीके से हमारा भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट आगे बढ़ सकता है उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करना और रोजगार सृजन जैसे कई ऐसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसको लेकर वेव्स मई में आने जा रहा है। और भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स युवाओं को वैश्विक मंच लाने के लिए और कैसे विभिन्न देशों के क्रिएटिव माइंड्स को एक साथ लाया जा सकता है, यही बेसिकली वेव्स का उद्देश्य है। अगली खबर का रुख करेंगे। सख्ती से जुड़ी हुई खबर है क्योंकि CBSE अब डमी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों
छात्रों को लेकर सख्ती अपना रही है। वो कह रही है कि अगर आप डमी स्कूल के छात्र हैं तो आप बोर्ड परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है तो आप CBSE की बोर्ड परीक्षा देने के लिए नहीं बैठ सकते। ऐसे में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति आगे नहीं दी जाएगी और एक बैठक में ये फैसला लिया गया और ऐसे छात्रों को परीक्षा के लिए पंजीकृत करने वाले स्कूलों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। एक और खबर का रुख करेंगे। ये खबर डिजिटल भारत से जुड़ी हुई। नाबार्ड और डिजिटल भारत निधि के बीच में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हुआ है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से तेजी से विकास हो और भारत नेट कार्यक्रम के तहत तेज रफ्तार ब्रॉडबैंड के जरिए डिजिटल शासन सहित तमाम सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए ये समझौता किया गया है। एक और खबर का रुख करेंगे। ये खबर है भारतीय अरबपतियों से जुड़ी। एक अच्छी खबर है, लेकिन मुकेश अंबानी जो है वो शीर्ष 10 अमीरों की सूची से बाहर हो गए, लेकिन जो 5वीं सबसे अमीर महिला है इस दुनिया की वो भी भारतीय और HCL की रोशनी नादर हैं, जिनके परिवार की कुल संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपए है। और ये भारतीय अरबपतियों की औसत संपत्ति की जो ये रिपोर्ट आई है उसमें चीन को भी पछाड़ दिया है भारत ने। शशांक कुमार सबसे युवा भारतीय अरबपति और एलॉन मस्क तो हमें पता ही है कि दुनिया के सबसे अमीर अरबपति हैं। जाते जाते एक और खबर का रुख करेंगे। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और 1 महीने की यात्रा, और उससे पहले का जो 1 महीने की जो यात्रा होने वाली है उसमें VIP दर्शन नहीं होंगे और साथ ही साथ हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि ये 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आती है और ऊंचाई वाले ये पहाड़ों वाले क्षेत्र है। ऐसे में हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है कि टेस्ट कराकर ही आप जाएं। और साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में रील बनाने वाले 30 मीटर में रील बनाने वालों पर सख्ती कार्रवाई की जाएगी और उन पर रोक लगा दी गई है। तो संध्या, अगर आज के अखबारों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की ये जो खबरें हैं उन्हें आज अखबार में इस तरीके से अलग अलग पृष्ठ में प्रकाशित किया गया है। बिल्कुल, रचनात्मकता के क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों से खबरों को हमारे दर्शकों के लिए अखबार के माध्यम से समेट के लाने के लिए भावना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका और कनाडा के संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कार्नी ने अमेरिका के साथ रिश्ता खत्म होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अमेरिका के साथ हमारा अर्थव्यवस्थाओं, सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर संबंध आधारित था, लेकिन अब हमारा अमेरिका के साथ पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। रूस यूक्रेन के साथ विवाद को सुलझाने के लिए यूरोप के साथ मिलकर काम करना चाहता है। साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को अस्थायी प्रशासन के अधीन रखने की संभावना का सुझाव दिया है, जिससे नए चुनाव हो सकें और संघर्ष में समझौता करने के उद्देश्य से प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के ग्रीनलैंड के दौरे से पहले देश के सांसदों ने एक नई सरकार बनाने पर सहमति जताई, ताकि वे एकजुट होकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्कटिक द्वीप पर कब्जा करने के प्रयासों को रोक सके। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। आपको बताएं कि मिसाइल सिस्टम और हल्के वाहनों की खरीद के लिए 2500 करोड़ की लागत वाले 2 समझौते किए गए हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में आर्म्ड व्हीकल निगम फोर्स मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय के अनुसार NAMIS ट्रैक्ड संस्करण के लिए आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया, जिसकी लागत 1801.34 करोड़ रुपए है। इसके अलावा फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ लगभग 5000 हल्के वाहनों के लिए अनुबंध हुआ है। ये अनुबंध भारतीय स्वदेशी डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत किए गए हैं। इन दोनों सौदों से स्वदेशीकरण और राष्ट्रीय रक्षा उपकरण विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी तरफ कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 12वें चरण की शुरुआत की है। इसमें 7 कोल संपदा वाले राज्यों के 25 कोल ब्लॉक्स को नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। यह पहल देश में घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे सहित
कोल सेक्टर से जुड़ी प्रतिनिधि शामिल हुए। अभी तक 11 फेसेस में इस कोल एक्शंस का कंप्लीट किया है। 125 ब्लॉक्स अभी तक एक्शंस में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ कोल बॉक्स का एक्शन का रिजिम शुरू हो गया है। आज लगभग 10.5 साल से नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस कोल सेक्टर में अलग अलग रिफॉर्म्स लाए हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम चल रहे हैं। और व्यापार जगत की कुछ और खबरों को भी जान लेते हैं, अंदाज रहेगा फटाफट। आरबीआई सूचीबद्ध कंपनियों में व्यक्तिगत विदेशी निवेशकों की निवेश सीमा को 2 गुना कर 10% करेगा। अभी ये 5% है। संयुक्त होल्डिंग सीमा को भी वर्तमान के 10% से बढ़ाकर 24% किया जाएगा। राजस्व अंतर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026 की पहली 6 माही में बाजार से 8 लाख करोड़ का कर्ज लेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा यह पूरे साल के लोन टारगेट 14,82,000 करोड़ रुपए का 54% है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी एमएसएमई कंपनियों को अगर कोई खरीदार 45 दिनों में भुगतान नहीं करता है तो उसे इसका कारण बताना अनिवार्य होगा। साथ ही देय भुगतान की रकम भी बतानी होगी। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना में जानकारी दी है। सेबी ने इंडसइंड बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के संभावित इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच शुरू कर दी है। हाल ही में बैंक के डेरिवेटिव कारोबार में 2100 करोड़ की गड़बड़ी सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। करदाताओं को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लंबित टैक्स से जुड़े कामकाज निपटाने में सुविधा देने के लिए देश भर में आयकर विभाग के कार्यालय 29 से 31 मार्च तक खुले रहेंगे। करदाताओं की सुविधा के लिए सरकारी कामकाज करने वाले बैंक भी 31 मार्च को खुले रहेंगे। आरबीआई ने कहा चालू वित्त वर्ष में ही सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा जोखा रखने की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारतीय महिला पहलवान ऋतिका हुड्डा सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका सामना किर्गिस्तान के पहलवान अपरिमदिता से होगा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने अपने पहले मैच में जीत हासिल की है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने अपनी पहली जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। लखनऊ की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को उन्हीं के घर पर 5 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज पीटर लेवर का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। 1970-71 में एशेज सीरीज में इंग्लैंड को मिली जीत में थे टीम का हिस्सा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का हुआ समापन। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने विजेताओं को किया सम्मानित। हरियाणा ने हासिल किया पहला स्थान। राष्ट्रीय बधिर एथलेटिक्स व स्विमिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 800 मीटर फ्री स्टाइल में आहिल शेख ने जीता स्वर्ण पदक। चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के मुकाबले के दौरान दर्शकों की तरफ अभद्र व्यवहार पर रियल मैड्रिड के 4 खिलाड़ियों के खिलाफ शुरू की जांच। किलियन एम्बाप्पे भी 4 खिलाड़ियों में शामिल। और नया सवेरा में अब बात मौसम की।
और मैक्सिको के सूर्य पिरामिड के बारे में तो आपने सुना होगा। आपको दिखाते हैं आज उसी की झलकियां। सूर्य के पिरामिड का निर्माण एक अज्ञात सांस्कृतिक समूह ने किया था, जो मैक्सिको के प्राचीन शहर टियोतिहुआकान में स्थित है। इसे लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाया गया था। तो नया सवेरा में आप लीजिए इस अद्भुत सूर्य पिरामिड की तस्वीरों का आनंद और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।